बच्चों, कैसे हो सभी लोग? मन लगाकर पढ़ रहे हो ना? तो बच्चों, पिछले कुछ दिनों से जो हम लोग आप लोगों को मेधावी की तैयारी करवा रहे हैं और इतने सारे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, तो आज का जो वीडियो है वो भी मेधावी की तैयारी की ही एक कड़ी है। जैसा कि पिछले कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों के साथ जीके की प्रिपरेशन के लिए एक वीडियो शेयर किया था, तो आज का ये जो वीडियो है ये रहेगा आपकी तैयारी के लिए, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के लिए। तो बच्चों, इस वीडियो को बहुत मन लगाकर ध्यान से देखना ताकि आप कुछ नई बातें सीख पाए, क्योंकि इस पूरे वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स और कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगे और आगे आने वाले पेपर जैसे मेधावी का पेपर, जवाहर नवोदय विद्यालय के पेपर में ये आपको काम आएंगे। और बच्चों, एक तरीके से ये आपका बेस बनाएंगे आपके आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो ध्यान से देखना, सीखना, समझना और याद रखना। तो बच्चों, शुरू करते हैं पहला टॉपिक रीजनिंग का। सोचो, समझो और सीखो। और टॉपिक का नाम है सर्कल द ऑड वन आउट, यानी विषम को पहचानिए। तो इस समय आप स्क्रीन पर एक प्रश्न देख पा रहे हैं। पहला प्रश्न है इस टॉपिक का, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से जो अलग है उसे पहचानिए। बच्चों, आपके पास 4 ऑप्शन है, सोमवार, मंगलवार, रविवार और घ है मार्च। तो बच्चों, आपको इन चारों ऑप्शंस में से जो गलत ऑप्शन है या जो इन चारों में अलग है उसको पहचानना है। तो बच्चों, सोमवार सप्ताह का एक दिन है, मंगलवार भी सप्ताह का एक दिन है, रविवार भी सप्ताह का एक दिन है, लेकिन जो मार्च है वो सप्ताह का दिन नहीं है, क्योंकि वो एक महीने का नाम है। तो आइए, यहाँ पर हमें ऑड वन आउट में पता चल गया है कि सही जो जवाब है वो है घ, यानी मार्च। तो इस पर हम सही का निशान लगाते हैं। बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2 में आपसे पूछा जा रहा है सेम सवाल कि निम्न में से जो पद अलग है उसे पहचानिए। आपके पास फिर से 4 ऑप्शन है। का ऑप्शन आपको कह रहा है हाथी, ख जिराफ, ग मछली और घ घोड़ा। तो बच्चों, इसमें से जो सही जवाब है, जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, सही जवाब है ग मछली, क्योंकि बाकी जो तीनों जीव हैं वो जंगल में रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, लेकिन जो मछली है वो पानी में रहती है। तो इसलिए हम सही जवाब लगाएंगे ग मछली के ऊपर। तो इसको सही का निशान लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। बच्चों, प्रश्न 3 में आपसे पूछा जा रहा है अलग पहचानिए। 4 ऑप्शंस हैं, क बादल, ख रेलगाड़ी, ग पहाड़ और घ नदी। तो बच्चों, ये 4 ऑप्शंस में से जो 3 ऑप्शन है, मतलब बादल, पहाड़ और नदी, ये सब प्राकृतिक चीजें हैं, प्रकृति द्वारा निर्मित है, लेकिन जो रेलगाड़ी है वो मानव निर्मित है। तो सही जो निशान है वो रेलगाड़ी पर आएगा, क्योंकि रेलगाड़ी इन चारों ऑप्शंस में से अलग ऑप्शन है। तो हम रेलगाड़ी पर सही का निशान लगा लेते हैं बच्चों। तो ये हमने इसको टिक कर दिया। आगे की ओर बढ़ते हैं प्रश्न 4 की ओर। आइए देखते हैं यहाँ कौन सा पद अलग है। तो देखते हैं कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और पेरिस में से कौन सा अलग है। तो बच्चों, दिल्ली भारत का एक शहर है, मुंबई भारत का एक शहर है, कोलकाता भी भारत का एक शहर है, लेकिन पेरिस भारत का एक शहर नहीं है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है और वो एक यूरोपियन सिटी है। तो सही जवाब रहेगा घ पेरिस। हम इस पर सही का निशान लगाते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि जो अलग है उसे पहचानिए। फिर से 4 ऑप्शन है आपके पास, सर्दी, गर्मी, लीप वर्ष और बरसात। तो बच्चों, जैसा कि पढ़ के ही हमें समझ में आ गया है कि 3 मौसम है, सर्दी, गर्मी और बरसात का, और लीप वर्ष एक वर्ष विशेष की विशेषता है जिसमें 365 की जगह 366 दिन होते हैं। तो सही का निशान लगाते हैं ग लीप वर्ष की ओर। तो बच्चों, ये जो आपका टॉपिक था सिलेक्ट द ऑड वन आउट, चूज द ऑड वन आउट, ये हमने कर लिया है। बच्चों, जब आपका पेपर होगा तो रीजनिंग के अंदर उसमें भी आपको विषम पहचानिए में ऐसे ही कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो आपको समझना है कि क्या चीज़ अलग है और उसकी किस विशेषता के कारण वो अलग है, आपको पहचानना होगा। बच्चों, तो पहला टॉपिक खत्म हो गया है, चूज द ऑड वन आउट, विषम संख्या को पहचानिए, विषम पद को पहचानिए। तो अब हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की ओर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये टॉपिक है डाइस का, यानी पासे का, जिससे आप लूडो और स्नेक एंड लैडर खेलते हैं ना, उस चीज के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन बच्चों, उससे पहले मैं आपको ये अपने हाथ में एक डाइस है, ये आप लोगों को विजिबल है, दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा? ओके, सो 1 सेक। तो बच्चों, आई होप अभी आपको विजिबल होगा। तो बच्चों, ये एक डाइस है, ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। मैं इसको स्टैंडर्ड डाइस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका जो बनावट है वो स्टैंडर्डाइज है, मतलब पूरी दुनिया में इसी तरह से होती है। इसको ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि देखो बच्चों, यहाँ पर लिखा है 1 और इसके पीछे लिखा हुआ है 6। ओके,
यहाँ पर है 5 तो इसके पीछे होगा 2, मतलब इसका ये हुआ कि इसके ऑपोजिट जो फेसेस होते हैं उनका टोटल हमेशा 7 होगा। तो यदि आप ऐसे डाइस का प्रयोग कर रहे हैं तो इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड डाइस। और ये डाइस का गोल्डन रूल है कि ऊपर नीचे वाले यानी कि ऑपोजिट जो फेसेस होते हैं, फलक होते हैं, उनका जोड़ हमेशा रहेगा 7। अच्छा बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और चीजें इसके बारे में बताना चाहूंगी कि एक जो डाइस होते हैं उसमें कितने फेजेस होते हैं। तो हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 और 2 साइड में, यानी कि इसके कुल 6 फेजेस होते हैं। इसके कितने किनारे या शीर्ष होते हैं तो जान लेते हैं। काउंट करते हैं हम लोग 1 2 3 4 और उसी तरह से 4 नीचे, तो ये टोटल 8 इसके किनारे होते हैं। अगर हम बात करें एजेस की, तो एजेस क्या होते हैं बच्चों, एक किनारे से दूसरे किनारे के बीच में ये जो लाइन होती है इसे हम इसके एजेस कहते हैं। तो गिनते हैं कि एक क्यूब में कितने एजेस होते हैं या एक डाइस में कितने एजेस होते हैं। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, 4 साइड्स वाले भी रह गए हैं, तो 9 10 11 और 12, तो इसके टोटल 12 एजेस होते हैं। तो एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं इसका कि एक क्यूब के 6 फेजेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं और 12 एजेस होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारी वर्कशीट की ओर और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। तो बच्चों अब शुरू करते हैं डाइस से संबंधित कुछ सवाल। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बता दिया कि एक स्टैंडर्ड डाइस यानी पासे के ऊपर नीचे के फलक का जो जोड़ होता है, फेसेस का जो जोड़ होता है वो होता है 7 यानी 7। तो बच्चों अब सारे जो सवाल है वो आप इसी को ध्यान में रख के करेंगे और बाकी चीज़ें भी हमने डिस्कस करी थी अभी, तो उसके आधार पर हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं और इसका उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे कह रहा है एक पासे के कितने फलक होते हैं, यानी कितने फेसेस होते हैं। तो बच्चों थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि एक जो डाइस होता है उसके 6 फेजेस होते हैं, तो हम 6 पर सही का निशान लगा लेते हैं। 6 है ऑप्शन ग, तो हम इस पर सही का निशान लगाते हैं। ओके बच्चों, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है एक पासे के कितने किनारे या शीर्ष होते हैं। तो बच्चों अभी डाइस दिखाकर मैंने ये भी आपको बताया था कि जो एक पासा होता है उसके 8 शीर्ष होते हैं, यानी कि उसके 8 किनारे होते हैं। तो ऑप्शन घ यानी 8 पर हम सही का निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3 हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न 3 हमसे पूछ रहा है एक पासे का आकार कैसा होता है, यानी जो हमारा डाइस है उसकी शेप कैसी होती है। तो बच्चों जो डाइस है उसकी शेप होती है घन की यानी क्यूब की, तो ऑप्शन ग बिल्कुल सही है, घन। इसको हम सही का निशान लगा लेते हैं। प्रश्न 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4 आपसे पूछ रहा है सही पासा पहचानिए, आपको करेक्ट डाइस को पहचानना है। तो बच्चों जब मैंने आपको डाइस दिखाया था तो मैंने आपको एक गोल्डन रूल बताया था कि जो डाइस होता है उसके ऊपर और नीचे वाले ऑपोजिट जो फेजेस होता है उनका टोटल 7 होता है। तो उसी आधार पर हम इस प्रश्न को सरल करने के लिए हल करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों देखते हैं, जो पहला ऑप्शन ए है, देखिए उसमें एक तरफ 5 बना हुआ है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो हमारे पास कोई उत्तर नहीं आ पा रहा है। ठीक है बच्चों, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगले ऑप्शन 2 में आपको 3 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ 4 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी ये पासा सही नहीं है। क्यों बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऊपर और नीचे के जो डाइस होते हैं उनका टोटल 7 होना चाहिए। तो ये दोनों एडजसेंट है, एक दूसरे से साथ में लगे हुए हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अगला इसी तरीके से यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, तो ये भी गलत है। और इसके बाद 4th ऑप्शन की ओर चलते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 5 है। तो बच्चों 5 के ऑपोजिट साइड पे यहाँ 2 होना चाहिए था, यहाँ है, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है, तो हम क को सही का निशान लगाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 5 आपसे कह रहा है कि इस पासे में 5 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो बच्चों यहाँ पर 5 बना हुआ है, इसे पूछा रहा है इसके विपरीत यानी इस दिशा में कौन सी संख्या आएगी। तो बच्चों 7 आपको हासिल करना है। 5 में क्या जोड़ेंगे कि आपको 7 मिलेगा, तो 5 में हम 2 जोड़ेंगे, यानी ऑप्शन 2 ख सही जवाब है 2। ओके, प्रश्न 6 की ओर चलते हैं। बच्चों आपसे पूछा जा रहा है एक बार फेंकने पर पासे के अधिकतम कितने फलक दिखाई देते हैं, यानी कि यदि आप पासे को फेंकेंगे तो आप मैक्सिमम कितनी साइड्स देख सकते हैं। तो देखो बच्चों, जैसा कि आप ऊपर वाले प्रश्न में देख रहे हैं डाइस है, तो आपको 1 2 3
आपको 3 साइड्स मैक्सिमम दिख सकती है, 1, 2 और 3। तो अगले प्रश्न में यही रूल लागू होगा। तो हमें कितनी साइड दिख सकती है? हमें मैक्सिमम 3 साइड दिख सकती है। तो ऑप्शन ग ठीक जवाब है 3, इसको मैं सही का निशान लगाती हूँ। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं हमारा तीसरा टॉपिक, पैटर्न। तो बच्चों आप क्लास फर्स्ट से पैटर्न सीखते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको सेम फॉर्मूला लगाना है, सेम तरीके से सीरीज़ को आगे बढ़ाना है। पहले क्वेश्चन में आपके पास एक सर्कल है और उसके बाद आगे और सर्कल्स दिए हुए हैं। तो सर्कल में क्या है? एक लाइन है जिसके साथ 2 छोटे सर्कल्स हैं। तो बच्चों आपको ये देखना है कि ये लाइन किस तरीके से मूव करनी है। बच्चों जब भी आप पैटर्न करें तो आपको ये देखना चाहिए कि मूविंग फिगर कौन सी है। यहाँ सर्कल सभी जगह एक बराबर है, लेकिन जो चीज़ मूव कर रही है वो है 2 छोटे सर्कल्स और उनके साथ साथ ये लाइन मूव कर रही है। तो बच्चों पहले इस लाइन की आकृति कुछ इस प्रकार से थी, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कुछ इस तरीके से थी। अगली इमेज में सीधी आई, इसके बाद ये इस तरीके से आई। तो इसका मतलब नेक्स्ट इमेज में इसको इस तरीके से होना है और 2 छोटे सर्कल इसके साथ कुछ इस तरीके से रहेंगे। तो ऐसा हम कहाँ देख पा रहे हैं? दोनों फिगर्स में से हम फर्स्ट फिगर में देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये इसका सही जवाब है। ओके बच्चों, इसी तरीके से जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उसमें आप देखिए पहले 1 सीधा है, फिर वो लेटी हुई आकृति में है, फिर सीधा है, फिर लेटी हुई आकृति में है, फिर सीधा है। तो यहाँ पैटर्न इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। बाकी इमेज में देखिए बच्चों कि आपके पास एक ट्रायंगल है, तो यहाँ ट्रायंगल मूव नहीं कर रहा है। यहाँ ट्रायंगल के अंदर जो छोटे सर्कल्स हैं, डॉट्स हैं, वो मूव कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से मूव कर रहे हैं। कि बच्चों पहले ये चारों जो छोटे डॉट्स हैं ब्लैक कलर के, ये यहाँ है, फिर ये यहाँ आ गए। उसके बाद इनकी शेप यहाँ चेंज होती है, फिर ये आकृति यहाँ घूमती है, इसके बाद यहाँ से। तो बच्चों ये इस तरीके से आपको दिखाया हुआ है कि किस तरीके से मूविंग इमेजेस कौन सी है, मूविंग फिगर कौन सी है। तो यहाँ पर डॉट मूव कर रहे हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली जो हमारे पास सीरीज़ है, पैटर्न है, उसके अंदर सर्कल फिर अपनी जगह पर है, लेकिन उसके अंदर एक छोटा स्क्वायर है जो ब्लैक एंड वाइट है, वो मूव कर रहा है। तो देखते हैं किस तरीके से कि पहले वो बिल्कुल नीचे था, फिर उसके बाद वो लेफ्ट हैंड साइड में गया, फिर बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर आ गया, फिर राइट हैंड साइड में और फिर बिल्कुल नीचे चला गया। तो बच्चों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मूविंग इमेज कौन सी है, उसी के आधार पर आप अपनी नेक्स्ट इमेज को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ मैं आपको बताने के लिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन के अंदर ये जो पूरी फिगर है, ये जो सारी इमेजेस हैं ये वाली, तो बच्चों ये 45 डिग्री के एंगल पे मूव कर रही हैं। तो 3 आपके पास हैं कि पहले बिल्कुल स्ट्रेट थी, फिर उसके बाद थोड़ा सा राइट टिल्ट हुई, फिर उसके बाद ये लेटी हुई पोजीशन में आ गई, और उसके बाद अगला कौन सा रहेगा? तो बच्चों अगला रहेगा लास्ट वाली जो इमेज है, ये ठीक है, तो इस पर सही का निशान लगाएंगे। इन दोनों में से ये इमेज ठीक है, इसके बाद ये इसकी पोजीशन इस तरीके से हो जाएगी। अगला चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? 3 आपके पास पैटर्न सीरीज है और अगली 2 में से आपको एक को चुनना है। तो आप देखिए यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पर 3 जो ट्राइंगल्स हैं वो ब्लैक हैं और एक वाइट है। तो आप देखिए वाइट वाला किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। वाइट वाला लेफ़्ट साइड से आगे बढ़ रहा है, यानी कि पहले ये राइट साइड पे था, फिर ये लेफ़्ट पे आया, फिर ये अप में गया। तो अब आप बोलिए कि ये कहाँ पे जाएगा? जी हाँ, ये भी लास्ट वाली इमेज ठीक है, ये वाली। तो हम इसको सही लगाएंगे कि इसके बाद ये इस दिशा में आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, तो इसको हमने सही का निशान लगा लिया। आगे बढ़ते बच्चों, हो गया। अगला जो टॉपिक है वो है इमेजेस का। ये भी कुछ कुछ ऑड वन आउट की तरह है, लेकिन इसमें आपको इमेजेस में पहचानना है, तो बहुत माइन्यूटली आपको देखना है, सीखना है कि किस तरीके से, किस आधार पर इमेज अलग है। आपके पास पहले 4 इमेजेस दी हुई हैं और आपको देखना है कौन सी इमेज अलग है। तो ABCD करके 4 इमेज है। तो बच्चों अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो जो D इमेज है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बाकी और इमेजेस से। क्यों? क्योंकि बाकी सब में ये इस तरीके से है आकृति, लेकिन जो D इमेज है उसमें इस तरीके से है। तो हम D को सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आपके पास फिर एक सर्कल है और उसमें इस तरीके से एक आकृति बनी हुई है। तो आप देखिए कि कौन सी आकृति अलग है बाकी तीनों से। तो बच्चों A, B, C और D में से D इमेज यहाँ पे भी अलग है। क्यों? क्योंकि बच्चों आप देखेंगे अगर ध्यान से तो सब में जो अंदर वाली लाइन है वो इस तरीके से है और वो बिल्कुल कॉर्नर के पास है, लेकिन जो D इमेज है उसमें ये थोड़ा अंदर आके बाहर जा रही है। तो ये आपकी इमेज बाकी इमेजेस से अलग है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है, अगले जो पैटर्न है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कौन सा अलग है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ D जो इमेज है, D जो पिक्चर है वो अलग है। क्यों?
क्योंकि बच्चों सभी एरो में ऊपर जो एक छोटा सा ट्राइंगल है वो एक ट्राइंगल है ऊपर की ओर, लेकिन इसमें दोनों और हैं, इसलिए ये अलग है, तो इसको हम सही लगा लेंगे, इसको हम छांट कर अलग कर देंगे। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्न श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी आएगी। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके पास एक फिश फिगर है। फिश फिगर किस तरीके से काम कर रही है? तो बच्चों फिश में सबसे पहले तो ये है कि फिश रोटेट हो रही है राइट हैंड साइड की तरफ से 90 डिग्री में। लेकिन बच्चों दूसरी जो चीज़ ध्यान में रखेंगे वो ये है, जो फिश की टेल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहली जो पिक्चर है उसमें फिश की टेल पूरी ब्लैक है, उसके बाद इसमें लाइंस हैं। अगली पिक्चर में फिर ये पूरी ब्लैक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो अगली इमेज आपके पास आएगी वो 90 डिग्री में मूव भी करेगी, उसके साथ साथ ही उसकी जो टेल होगी उसमें लाइंस होगी, क्योंकि एक छोड़कर लाइंस और पूरा फिल है। तो देख लीजिएगा, तो यहाँ पर हम अगर ध्यान से देखेंगे तो 90 डिग्री रोटेट करना है, तो सबसे बड़ी बात है कि या तो ए होगा या बी होगा, लेकिन लाइंस होनी चाहिए टेल में, तो ये रहेगा ऑप्शन ए। इस पे आप सही का निशान लगाइए। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर ऊपर सर्कल है तो सर्कल नीचे जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको बनाकर देखते हैं कि सर्कल नीचे आ गया और जो ये स्क्वायर है ये ऊपर जाएगा। अगर हम पहली इमेज में देखें तो जब स्क्वायर या ट्राइंगल ऊपर गया था तो उसकी जो लाइन सीधी थी वो आड़ी हो गई थी, तो यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे, तो इस तरीके से बनाएंगे। तो बच्चों ऐसी इमेज क्या आपको आंसर फिगर्स में दिख रही है? यस, बिल्कुल दिख रही है। थर्ड जो इमेज है वो ऐसी है, तो आंसर रहेगा थर्ड। तो इसको हम सही का निशान लगा लेते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों आगे आपके पास एक और इमेज है, एक बो की टाइप फिगर है, एग्जैक्टली नहीं है मगर उस तरीके से है। तो क्या हो रहा है कि पिक्चर के अंदर जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही है एक एक छोटा डॉट जुड़ता जा रहा है, तो दो जगह ये डॉट आके जुड़ गया है। तो अगली जो इमेज आएगी उसमें भी सेम रहेगी, लेकिन एक और डॉट आएगा जो अगला खाली है, मतलब यहाँ पर। तो देखिए ऐसी कोई इमेज जहाँ पर ये बन गई हो, हाँ तो यहाँ पे सी में है, तो ये है आपकी सही इमेज है। आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर आपको देखना है कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स जो अंदर बने हुए हैं, शेप्स अंदर बनी हुई है, वो मूव हो रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था आपको मूविंग फिगर्स को ध्यान में रखना है कि क्या चीज़ मूव हो रही है। तो यहाँ पर हर चीज़ एक एक स्टेप आगे बढ़ती जा रही है। अगर हम एक चीज़ को देखें, अगर यहाँ हम स्क्वायर को देखते हैं तो स्क्वायर पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर नीचे आ गया, तो इट्स ऑब्वियस कि अगली फिगर में ये यहाँ पे होगा। ठीक है बच्चों, बनाकर देखते हैं। इसके बाद प्लस यहाँ पर आ जाएगा। अगर ऊपर की बात करें हम लोग तो ट्राइंगल यहाँ रहेगा और सर्कल यहाँ रहेगा। तो बच्चों एक इमेज हमारे पास बन गई है। क्या ऐसी कोई इमेज इसके अंदर है? जी हाँ बिल्कुल है, ए है, तो हम ए पर सही का निशान लगाते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा बच्चों वो रहेगा डायरेक्शंस का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से आते हैं, तो बहुत ध्यान से इसको हम सीखेंगे और समझेंगे और इसको जो ट्रिक्स हैं वो अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को, डायरेक्शंस यानी दिशा ज्ञान। अच्छा बच्चों, जब आप ये टॉपिक करेंगे तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ कि आपको किस तरीके से इसे करना है। आपको जब भी ये टॉपिक शुरू करेंगे, आपके पास कोई भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो आप इस तरीके से एक प्लस फिगर बनाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमेशा एक प्लस फिगर बनानी है डायरेक्शन के क्वेश्चन करने में। ऊपर आपका रहता है हमेशा नॉर्थ, नीचे आपका रहेगा साउथ, यहाँ पे आपका रहेगा वेस्ट और इस दिशा में है आपका ईस्ट। ठीक है बच्चों, ये तो आपको दिशाओं का बेसिक ज्ञान है। बस अगर आप एक बार ये बना लेंगे तो इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए प्रश्न की ओर लौटते हैं कि प्रश्न आपको क्या कह रहा है। प्रश्न है, अपने घर से स्कूल जाने के लिए रीमा को साइकिल से दक्षिण की ओर जाना पड़ता है। दक्षिण यानी साउथ, तो वो अपने स्कूल की तरफ जाने के लिए दक्षिण की ओर चली। ठीक है बच्चों, अब कहा जा रहा है कि वह अपने घर वापस जाते समय साइकिल से किस दिशा की तरफ जाएगी। तो बच्चों उसने यहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी, ओके, ऊपर से आई वो साउथ की ओर। तो जब वो साउथ से कहाँ जाएगी कि वो घर पहुँच जाए, तो ऑब्वियस सी बात है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगी ताकि वो अपने घर पहुँच जाए। तो कौन सा आंसर ठीक रहेगा? आंसर घ, उत्तर बिल्कुल ठीक रहेगा। तो हम इस पे सही का निशान लगा लेते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। हमसे कह रहा है कि एक घड़ी में शाम 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण की ओर इशारा करती है, तो रात 9:15 पर सुई किस दिशा में होगी। तो बच्चों इसके लिए हम एक बड़ी दिशा भी बनाएंगे और घड़ी भी बनाएंगे। ओके, तो ये रही आपका दिशा यंत्र और हम घड़ी भी बना लेते हैं कि जब 6 बजे इस तरीके से
तो घंटे की सुई ने कहाँ दिखाया? दक्षिण की ओर। ठीक है बच्चों, लेकिन जब 9:15 होंगे तो 9:15 किस तरीके से बजते हैं बच्चों? इस तरीके से बजते हैं ना कि 9 यहाँ और यहाँ पर हमारा 3 रहता है, तो 9:15 बज गए। तो इसमें मिनट की सुई किस तरफ होगी? तो मिनट की सुई यहाँ है, तो मिनट की सुई कहाँ होगी बच्चों? मिनट की सुई होगी पूर्व की ओर। तो सही का निशान लगा लेते हैं इसके ऊपर भी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों देखते हैं प्रश्न 4 क्या कह रहा है। प्रश्न 4 में आपको कहा जा रहा है कि यदि पश्चिम उत्तर हो जाए और पूर्व दक्षिण हो जाए तथा अन्य दिशाएं भी इसी तरह बदल दी जाएं तो पश्चिम कहाँ होगा? ओके बच्चों, तो एक बार अपनी दिशाएं बना लेते हैं फिर से इस तरीके से, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो क्या कहा जा रहा है कि पश्चिम हो जाए उत्तर, यानी कि ये जो आपका वेस्ट है ये उत्तर हो गया, ठीक है, और जो आपका पूर्व है ये हो गया आपका दक्षिण। ठीक है बच्चों, ये भी सही बात है। और दिशाएं इस तरह से बदल गई तो पश्चिम कहाँ होगा? तो बच्चों यहाँ उत्तर है, यहाँ दक्षिण है, तो यहाँ पे रहेगा आपका पूर्व और यहाँ रहेगा पश्चिम। तो पश्चिम किस दिशा की ओर शिफ्ट हो गया? पश्चिम आपका साउथ की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी दक्षिण की ओर शिफ्ट हो गया। तो हम साउथ की तरफ सही निशान लगाएंगे, तो ऑप्शन ग सही जवाब है, साउथ यानी दक्षिण। तो इस पे सही का निशान लगा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न 5 की ओर। प्रश्न 5 क्या कह रहा है बच्चों? तो बच्चों यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि चित्र एक चौराहे को दर्शाता है। अमित दक्षिण की ओर से अपनी कार में चौराहे पर पहुंचता है और फिर दाएं मुड़ जाता है। वह किस दिशा में जा रहा है? तो बच्चों पर देखते हैं कि किस तरीके से बात हो रही है। अमित दक्षिण की ओर से आया, यानी अमित यहाँ से चलकर यहाँ चौराहे पर पहुंच गया और उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है। दाएं मतलब अमित का दायां रहेगा इस ओर, तो वो यहाँ मुड़ गया। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो बच्चों यहाँ पे अगर हम एक बार इसको बनाएं तो ये साउथ था, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। तो अमित साउथ से आया और फिर वो इस दाएं अपने मुड़ गया, यानी वो ईस्ट की ओर जा रहा है। तो सही जवाब है उत्तर का पूर्व। तो हम इस पर सही का निशान लगा लेते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न 6 की ओर। प्रश्न 6 आपसे क्या कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति सूर्योदय के समय उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है तो उसकी परछाई किस दिशा में बनेगी? तो एक बार फिर दिशाएं बना लेते हैं बच्चों। तो इस तरीके से ये हमारी दिशाएं हैं। ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो सूर्योदय यहाँ से हो रहा है बच्चों, और एक व्यक्ति जो खड़ा है वो यहाँ पर नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है। तो बच्चों जब यहाँ से सूर्य की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही है तो उसकी परछाई कहाँ, इस दिशा में बनेगी। तो यहाँ कौन सी दिशा है? यहाँ है पश्चिम दिशा। तो पश्चिम दिशा में के ऊपर हम सही का निशान लगाते हैं, जो कि ऑप्शन ख है। तो हम इस पर सही का निशान लगाते हैं। बच्चों रिफ्लेक्शन बनने का जो कारण होता है वो होता है प्रकाश का जो रास्ता होता है उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होना। तो इसी कारण ये परछाई यहाँ वेस्ट दिशा की ओर बन रही है। तो बच्चों आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी वीडियो से लाभ लेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और याद रखेंगे और अपने पेपर्स में इनका उपयोग ज़रूर करेंगे। तो बेस्ट विशेस के साथ थैंक यू सो मच। इसी तरीके से सीखते रहिए और याद रखिए।